हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इंडिया का जो लैंड यूज पैटर्न है इसको कंपैरेटिव वे में स्टडी करेंगे। इंडिया का जो लैंड यूज पैटर्न 1960-61 में था और इंडिया का लैंड यूज पैटर्न 2014-15 में था। इन दोनों के बीच में हमने इस वीडियो में कंपैरेटिव वे में स्टडी करना है। जैसे हम फॉरेस्ट को देखते हैं, इंडिया के अंदर 1960-61 के अंदर जो टोटल एरिया था उसका 18.11% फॉरेस्ट कवर के अंडर में था और जो ये 14-15 में बढ़कर 23.3% हो गया। इसको हमने पहले एक बार पाई चार्ट में स्टडी करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एक कंपैरेटिव वे में कैसे स्टडी करना है। और उस पाई चार्ट को स्टडी करने के बाद यहाँ मैंने कुछ लिखा है, इसको बाद में स्टडी करते हैं। चलो पाई चार्ट में देखेंगे। यहाँ दो पाई चार्ट्स हैं। इन दोनों पाई चार्ट्स में हम इंडिया का लैंड यूज पैटर्न है उसको एक कंपैरेटिव वे में स्टडी करेंगे। पहले वाला पाई चार्ट है, ये इंडिया की जो लैंड यूज पैटर्न है 1960-61 को रिप्रेजेंट करता है। और जो सेकंड वाला पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट इंडिया की जो लैंड यूज पैटर्न 2014 और 15 को रिप्रेजेंट करता है। पाई चार्ट को स्टडी करना काफ़ी बेटर रहता है क्योंकि इसके अंदर हम जब डेटा को स्टडी करते हैं तो हम कंपैरेटिव वे में स्टडी कर सकते हैं। और यदि आपके पास 2 या 3 पाई चार्ट हैं तो आपस में जो टाइम इंटरवल है उसका भी एक कंपैरेटिव स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी ईजी बन जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो ब्लू कलर है दोनों पाई चार्ट्स के अंदर, ये फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। 1960-61 के अंदर जो इंडिया की टोटल लैंड थी इसका 18.11% जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर था, जो 14-15 में बढ़कर 23.3% हो गया। ये जो लगभग 5% जो इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर के अंडर में, ये इंडिया की जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी 1952 की उसकी वजह से हुआ है। इंडिया की 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी ये कहती है कि इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है इसका 33% एरिया फॉरेस्ट के अंडर में होना चाहिए। अब सेकंड वाला देखते हैं, बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है। बैरन लैंड को हिंदी में अनउपजाऊ ज़मीन या बंजर भूमि बोलते हैं। अनकल्चरेबल यानी कि जिसके ऊपर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। 1960-61 के अंदर ऐसी लैंड जिसके ऊपर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं था, ये 18.11% थी, जो 15 में घटकर 5.5% रह गई। ये जो 13% जो हमने लैंड को, बेकार लैंड को कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया, इसका रीज़न है हमने इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स को एडॉप्ट करना शुरू कर दिया। और साथ में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसकी वजह से भी जो बैरन लैंड है इसको हमने कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। अब थर्ड वाला देखते हैं, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, यानी कि वो ज़मीन जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर नहीं करते और बल्कि दूसरे यूजेज करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स या सेटलमेंट्स को बनाना। तो देखते हैं 60-61 के अंदर जो टोटल लैंड थी इसका लगभग 5% जो एरिया है वो हम नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज में लेते थे, जो अब बढ़कर 8.7% हो गया। यानी कि हमने कुछ एक्स्ट्रा लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज में लेना शुरू कर दिया। इसका रीज़न है जो हमने डेवलपमेंट की है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ का लगाना या सेटलमेंट्स का लगाना, रोड्स का बनाना, रेलवेज़ का बनाना, इसकी वजह से जो ज़मीन जिसके ऊपर हम पहले एग्रीकल्चर कर सकते थे उसको हमने नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज के अंदर लेना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड के कैटल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तो कहने का मतलब जो पास्चर लैंड पहले 4.71% थी अब ये घटकर 3.3% रह गई। ये एनिमल्स जो रियरिंग करते हैं, जानवर पालते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर लगभग 1.5% पास्चर लैंड को खो दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, यानी कि वो एरिया जिसके ऊपर हम ट्रीज़ को लगा देते हैं। इनमें कौन कौन से ट्रीज शामिल हैं, जैसे आपने शहरों में देखा होगा जो सेक्टर्स होते हैं या कॉलोनीज़ होती हैं वहाँ पर हम एक ग्रीन बेल्ट डेवलप कर देते हैं। वो जो ग्रीन बेल्ट जहाँ काफ़ी सारे ट्रीज़ को लगाया जाता है वो एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए नहीं होता, केवल ग्रीनरी बनाने के लिए होता है। तो इस टाइप की जो लैंड थी, ग्रीन बेल्ट थी, उसको हमने थोड़ा सा कम कर दिया। ये पहले 1.5% थी जो अब घटकर 1% रह गई। इसके बाद देखते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कि वो ज़मीन
जिसके ऊपर कल्टीवेशन करना पॉसिबल था, लेकिन हम नहीं कर पाते थे क्योंकि हो सकता है उस टाइम इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी या हमारे पास मशीन्स वगैरह नहीं थी बढ़िया एग्रीकल्चर करने के लिए। तो अब हमने जो टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड थी पहले 6.23% थी, जो अब घटकर 4% रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं फैलो अदर देन करंट फैलो लैंड। ये वो लैंड होती है जिसके ऊपर हम कंटिन्यूसली एग्रीकल्चर नहीं करते, 1-2 साल कल्टीवेशन किया फिर हमने 1-2 साल के लिए उसको खाली छोड़ देते हैं। जो इस टाइप की लैंड है इसमें हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। ये पहले 60 के अंदर 3.5% था, जो अब बढ़कर 3.6% हो गया। नेक्स्ट है करंट फैलो लैंड, यानी कि वो ज़मीन जिसके ऊपर हम कल्टीवेशन नहीं करते। पहले ये 3.73% थी, अब बढ़कर 4.9% हो गया। ये जो लगभग 1% जो ज़मीन जो बेकार हो गई, इसका रीज़न है जैसे हम पंजाब में देखते हैं ओवर इरिगेशन के कारण कुछ ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो घट गई, ज़मीन ने प्रोडक्शन देना कम कर दिया, या कहीं कहीं पर तो ज़मीन ने प्रोडक्शन देना बंद कर दिया, या कहीं पर हम देखते हैं जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स का हमने ओवर यूज़ कर दिया, या कहीं पर हम देखते हैं अंडरग्राउंड जो वाटर है वो ख़त्म हो गया या ख़त्म होने की कगार पर चला गया। इसी वजह से वो ज़मीन जहाँ पहले खेती होती थी अब नहीं होती, ऐसी ज़मीन बढ़ गई है। पहले इट वाज 3.73% थी, अब ये बढ़कर 4.9% हो गई है। और लास्ट में देखते हैं जो नेट सोन एरिया है इंडिया का, 1961 के अंदर जो नेट सोन एरिया था इंडिया का, इट वाज 46.26%, जो अब भी लगभग उतना ही। वैसे देखा जाए तो इस पाई चार्ट में देखते हैं 1% घट गया, ये 45.5% रह गया। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि हमने जो फॉरेस्ट कवर है उसको काफ़ी बढ़ाया, और इसके बाद सेकंड वाला जो बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड है इसको काफ़ी घटा दिया। और तीसरे पर देखते हैं जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस थे वो ज़मीन भी हमने बढ़ा दी, यानी कि एग्रीकल्चर करने वाली ज़मीन के ऊपर हम अदर एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी हैं। तो ये था पाई चार्ट। अब इसको बोर्ड के ऊपर हम फिर और स्टडी करते हैं। अभी हमने 2 पाई चार्ट्स को स्टडी किया। उन दोनों पाई चार्ट्स में हमने इंडिया का जो लैंड यूज पैटर्न है उसको 1960-61 और 2014 और 15 इन दोनों को बीच में कंपैरेटिव वे में हमने स्टडी किया। दोनों डाटा अभी आपने स्टडी किए थे इस पोर्शन के अंदर। अब मैं केवल यहाँ इसको रिटर्न फॉर्म में लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये लर्न हो जाए। जैसे फॉरेस्ट कवर है ये 5% बढ़ गया, 18.11 से बढ़कर ये 23.3 हो गया। ये हुआ इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी के कारण जो इंडिया की गवर्नमेंट ने 1952 में बनाई थी। अब दूसरा देखते हैं जो बैरन लैंड और अनकल्टिवेटेड लैंड थी जो पहले 18.11% थी, अब घटकर 5.5% रहेगी, यानी कि हमने बंजर भूमि को 13% घटा दिया। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है इरिगेशन और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूटिलाइज किया और जो मशीनरी थी उसको यूटिलाइज किया। उसकी वजह से हमने काफी बंजर भूमि को कल्टीवेटेड लैंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। थर्ड वाला है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। इसके अंदर कौन कौन सी चीजों को शामिल करेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और जो सेटलमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज लगाना। इसकी वजह से हम देखते हैं इंडिया की जो जमीन पहले 4.95% जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज में आती थी अब ये बढ़कर 8.7% हो गई, यानी कि हमने 4% जो जमीन है उसको रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज और सेटलमेंट के अंदर यूटिलाइज करना बढ़ा दिया, यानी 4% इंक्रीज होती है। जब आपको आंसर लिखना है तो आपको इन 3 डेटाज को अच्छे से लर्न कर लेना कि फॉरेस्ट कवर 5% बढ़ गया है। अगर ये दोनों डेटा याद रहते हैं तो अच्छी बात। और बैरन लैंड को हमने 13% घटा दिया और नॉन एग्रीकल्चर जो लैंड थी इसको हमने 4% बढ़ा दिया, यानी कि ये शो करता है कि हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है। हम हर फील्ड के अंदर नई नई चीजों को शामिल करते जा रहे हैं। यहाँ जो परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड है, एक बात बता दूं, जो इंडिया कंट्री है इसके अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल्स ऑफ द वर्ल्ड पाए जाते हैं। संसार के सबसे ज्यादा कैटल्स हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो पास्चर लैंड है इसमें हम 1.5% का डिक्रीज देखते हैं कि हमने कुछ पास्चर लैंड को अदर एक्टिविटीज के अंदर यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। इसी तरह आप देखेंगे जो करंट फैलो लैंड है ये राजस्थान और गुजरात स्टेट में ज्यादा देखने को मिलती है। और नेट सोन एरिया
अब नेट जोन एरिया के अंदर जो स्टेट्स हैं इनमें भी काफी डिफरेंस है। जैसे हरियाणा, पंजाब, बिहार, यहाँ पर जो जमीन है उसका 80% जो पोर्शन है वो एग्रीकल्चर यूजेज के अंदर हम उसको प्रयोग करते हैं। इसके अपोजिट में देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान एंड निकोबार, इन स्टेट्स के अंदर जो टोटल लैंड है उसका 10% से भी कम एरिया एग्रीकल्चर यूज में लिया जाता है। बाकी या तो फॉरेस्ट है या पास्चर लैंड है। आपकी बुक में लिखा है इंडिया का जो नेट जोन एरिया है 45.5% है, और जबकि इसी डाटा को आप नेट के ऊपर या अलग दूसरी जगह के ऊपर सर्च करेंगे तो हम पाते हैं इंडिया का जो टोटल लैंड है इसका 55% हम एग्रीकल्चर यूज के अंदर करते हैं। मैंने इस डाटा को आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताया है। यहाँ 2-4 डेफिनेशंस हैं। जैसे जो पाई चार्ट होता है, इट इज गुड फॉर कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि डाटा को कंपैरेटिव वे में स्टडी करना है तो पाई चार्ट इज द गुड या बेस्ट। लैंड यूज डाटा, इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका केवल 93% जो डाटा है वही हमारे पास अवेलेबल है। जम्मू कश्मीर का वो पोर्शन जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया या चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया या जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके भी हमारे पास कंप्लीट डाटा अवेलेबल नहीं है। फैलो लैंड कौन सी होती है? जो जमीन जिसके अंदर कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं है। क्या रीजन? या तो जो लैंड की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, क्वालिटी ऑफ द लैंड इज पुअर, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज हाई। इसका मतलब है जब हम किसी क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं तो उसका जो प्रोडक्शन में कॉस्ट आता है वो काफी ज्यादा है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जमीन को खाली छोड़ देते हैं। उस जमीन को, उस लैंड को फैलो लैंड कहा जाता है। पास्चर्स क्या होते हैं? जो नेचुरल ग्रेजिंग एरिया होते हैं, यानी कि जहां पर जानवर जाते हैं और ग्रेजिंग करते हैं उसको हम पास्चर्स बोलते हैं। और इंडिया या वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में देखें तो जो माउंटेन्स हैं, हिली एरियाज हैं, प्लेटूज हैं, डेजर्ट्स हैं, ये ज्यादा पास्चर लैंड यहाँ पर देखने को मिलता है। इंडियन जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी ये 1952 में बनाई गई थी। इस पॉलिसी में ये कहा गया कि इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इसका 33% एरिया फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। लैंड डिग्रेडेशन का क्या मीनिंग होता है? जब हम किसी लैंड के ऊपर बार बार क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं तो उस लैंड की फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और वहां पर क्रॉप कल्टीवेशन करना फायदे की बात नहीं रहती। और एक दूसरा रीजन और है पॉल्यूशन। हमने क्रॉप कल्टीवेशन करने के लिए इतने ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया और कई बार आसपास की इंडस्ट्री से भी काफ़ी पॉल्यूशन आता है, और इस पॉल्यूशन की वजह से जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी के ऊपर असर पड़ता है। तो हम देखते हैं जो लैंड है वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है, क्रॉप कल्टीवेशन कम होना शुरू हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने इंडिया का जो लैंड यूज पैटर्न है 1960 और 2015 इन दोनों के बीच में हमने इसको एक कंपैरेटिव वे में स्टडी किया। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।